Good morning, everyone. Uh, Good morning, sir. yeah. Last time we have started with our subject that labor law. We same continue करेंगे. Last time introductory lecture था जहाँ पे हम लोगों ने we have not discussed much in detail. But now onwards we'll start with our notes. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, अलग से एक बुक बनाना जिसके अंदर यहाँ पे मैं जो जो पॉइंट रहा हूँ, like in chapter 1 we have a few rules. जैसे वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का हो सकता है, इंडियन पीनल कोड हो सकता है. देन वी माइट हैव आईटी एक्ट के सम प्रोविजंस, सम रूल्स. तो उसके नंबर्स याद रखना ज़रूरी है. विद थियरी एग्ज़ाम और एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्ज़ाम, दोनों में आपको वो इम्पोर्टेंट होगा. वैसा आपको सेक्शंस जो है थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने ही पड़ेंगे. वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस. जो हम लोगों का यूनिट 1 है उसमें चैप्टर 1 इटसेल्फ प्योरली बेस्ड ऑन सेक्शन 80 ऑफ द आईटी एक्ट. ठीक है. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया में कोई एक रूल अगर हम लोगों को बनाना है तो से बनाएंगे. उसके बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. तो वही हम लोग यहाँ हम लोगों ने देखा था. सबसे पहले तो बेसिक अबाउट दिस क्राइम्स ऑफ दिस मिलेनियम क्या है वो. देन आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे कि ये किया था हम लोगों ने. वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, राइट? हेलो. Yes, sir. ओके. सो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ. इसके पहले का जो आपका टॉपिक था इसमें तो हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि कौन से टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते क्या है, ये सब देखा था. अब ध्यान से यहाँ पे देखना. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव आईटी एक्ट. ओके, दो वर्ड्स है. आईटी एक्ट है सबसे पहले तो एक, और उसके आगे उसका ईयर दिया हुआ है. नाउ मेनली हम लोग मेंशन करता है कि आईटी एक्ट 2000 के ये प्रोविजंस है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो प्रोविजंस है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ है सेक्शन 80. मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम बताया कि नहीं वो याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपने सुना रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने स्कूल में सिविक्स में कभी थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहेगा. सो वी हैव अ रूल बुक जिसमें डिफाइंड है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के क्या पावर रहेंगे. अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा. अपर हाउस में कितने लोग हो सकते हैं, लोअर हाउस में कितने लोग हो सकते हैं, मेजोरिटी कितना होगा कौन से पार्टी का, तो वो पार्टी पावर में आएगा. अपोजिशन में कौन सा पार्टी आएगा, आपको इलेक्शन कंडक्ट करने के क्या प्रोसीजर्स रहेंगे. देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दैट इज़ जुडिशरी सिस्टम है. तो वो जुडिशरी सिस्टम कौन से लेवल पे होना चाहिए, कौन से स्टेट्स पे होना चाहिए. देन उसके क्या पावर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है. देन हम लोग के पास एक इनकम टैक्स अलग से होना चाहिए, जिसमें हम लोग लोगों का इनकम के ऊपर कैसे हम लोग टैक्स चार्ज करके उसको हम लोग गवर्नमेंट के लिए यूज़ कर पाए. मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट किया हुआ है. सो मेनली हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया का रूल बुक है कि इंडिया में जो सिस्टम चलता है, वी हैव अ डेमोक्रेसी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है. प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वो होगा. प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन. और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक, वी कैन से प्रेसिडेंट इज़ काइंड ऑफ अ रबर स्टैम्प इन इंडिया. तो कोई अगर न्यू रूल अगर बन रहा है तो वो न्यू रूल को पास करना, उसको साइन करना, उसी में प्रेसिडेंट पिक्चर में आता है. एल ज़्यादा प्रेसिडेंट का रोल नहीं रहता है. प्रेसिडेंट अपना कंसेंट, अपना परमिशन कोई एक रूल को देने के पहले भी उनको बाकी जो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उनके साथ उनका डिस्कशन होता है. उसी के बाद वो कर सकते हैं. तो मतलब इन इंडिया प्रेसिडेंट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प, कि आपको कोई एक रूल पास करना है, प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, स्टैम्प लगेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. सो ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ है प्रेसिडेंट के पास नहीं है, एक्सेप्ट कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए कोई एक स्टेट में.
प्रेसिडेंट रूल हम लोगों ने देखा है कि काइंड ऑफ इमरजेंसी, वहाँ का जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल हो जाए तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है। तो वो टाइम पे फिर प्रेसिडेंट जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। वो टाइम पे जो गवर्नमेंट पावर में होगा उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे कि हाँ, हम लोगों को ये स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे ऐसे कुछ रूल्स की ज़रूरत है। तो वो टाइम पे वो वाले रूल्स जो है वो प्रेसिडेंट वहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट के पास खुद से ज़्यादा पावर नहीं होता है। और उसके सामने अगर आप देखेंगे कि यूएस है, तो यूएस में प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर टाइप पोजीशन नहीं है। आपने देखा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, दोज आर द प्रेसिडेंट है। वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है। तो कंट्री टू कंट्री अपना खुद का एक पैटर्न होता है। यूएस में भी डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर कोई है ही नहीं वहाँ पे। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो ये सब कहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है? ये सब हम लोगों ने डिफाइन किया है इन द रूल बुक कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टार्टिंग में जब बना था, मतलब एज वी नो द फ्रेमर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर आम्बेडकर। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने जब ये फर्स्ट टाइम बनाया तो वो टाइम पे इंडिया में, सॉरी, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज जो है उनके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे। लाइक फ्रांस है, जापान है, देन रशिया नहीं था वो टाइम पे, यूएसएसआर था, वो है, यूएस है, यूके है, जो हम लोग के ऊपर ऑलरेडी रूल कर ही रहे थे। तो एज वी नो, वो आपने मंगल पांडे वाला मूवी देखा रहेगा। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग बोलते हैं वो मंगल पांडे के टाइम पे स्टार्ट हुआ, दैट इज 1857। सो मेनली दैट इज कंसिडर एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने निकाला एंड डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन स्टार्टेड रूलिंग ऑन इंडिया। सो 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया? उन्होंने जो वे में एक गवर्नमेंट उनके कंट्री में चलता था ना, वैसा उन्होंने इंडिया में अप्लाई किया। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होगा, देन उसके कोई मिनिस्टर्स रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, तो ऐसा ही कोई पैटर्न जो है वो यहाँ पे चालू हुआ। फिर धीरे 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 एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट पैटर्न डेवलप हुआ। और आप देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। उसमें से बाकी सर्टन प्रोविजंस हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, थोड़े फ्रांस से लिए है, थोड़े यूएसएसआर से लिए, थोड़े जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो ऐसे हम लोगों ने वर्ल्ड के जो वो टाइम पे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल थे, बेस्ट मशीनरीज अवेलेबल थे, उसमें से हम लोगों ने प्रोविजंस बोरो किए और उसको इंडियन वे में हम लोगों ने मॉडिफाई करके इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया है। सो इट मीन्स वी कैन से कि हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट बेस्ट, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑप्शन अवेलेबल थे वो सबको हम लोगों ने कंबाइन करके इंडियन वे में मॉडिफाई करके हम लोगों ने इंडिया में रखा हुआ है। सो कोई भी एक रूल जब बनता है ना, तो वो प्योरली हम लोग सोचेंगे और वैसे ही नहीं बनता है। हम लोग देखते हैं कि बाकी कंट्रीज में उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो कैसे बनाया और उनके कंट्री में वो कितना इफेक्टिवली अप्लाई किया हुआ है और वो कंट्री को वो कॉन्स्टिट्यूशन से कितना बेनिफिट होता है। तो अगर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है तो हम लोग वैसे अगेन अप्लाई कर लेंगे। आप देखो कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसमें हम लोगों ने 1949 से जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है तब से वो कॉन्स्टिट्यूशन चलते आ रहा है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने चेंज किया हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए रूल्स हम लोगों ने ऐड किए, सर्टेन रूल्स हम लोगों ने मॉडिफाई किए, मतलब अमेंडमेंट्स चल रहे हैं। अमेंडमेंट्स कोई एक रूल के अंदर चेंजेस करने का, रूल बुक के अंदर चेंजेस करने का मतलब होता है अमेंडमेंट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सालों से बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया है। जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बी आर आम्बेडकर ने बनाया था वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है। बट वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज लाइक श्रीलंका है, नेपाल है, अपने नेबर्स ही आप देख लो। एक
एक कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली वहाँ पे नहीं चल रहा है। नेपाल में तो अभी भी वापस एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके अंदर वापस कुछ चेंज, कोई प्रॉब्लम्स थे, तो उसके लिए वापस वहाँ पे पब्लिक के अंदर वो मोर्चा ये वो चल रहा है। सो मतलब वी आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, और हम लोगों के जो फ्रेमर्स थे इन्होंने इतना कुछ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम लोगों को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ना ही आगे पड़ेगी, बिकॉज इतने सालों से आप देखो कि सिर्फ सर्टन चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट वन। वी हैव मैनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लेकिन उसमें से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लेंथीएस्ट है। मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो टाइम पे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 365 आर्टिकल्स, तो उतने वो टाइम के वर्ल्ड के कोई भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। और उसके साथ टाइम टू टाइम अभी आप अगर देखोगे तो 450 या ऐसा कुछ रहेगा, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे। अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया। उसके आगे आप देखो कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स अगर रहेंगे, तो वो वाले जो प्रोविजंस या रूल्स है ना उसको हम लोग आर्टिकल वर्ड से रेफर करते हैं। लाइक फंडामेंटल राइट्स है सॉइल से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आपने सुना रहेगा, ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं ना तो उसको हम लोग आर्टिकल वर्ड से मेंशन करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर अलग से हम लोगों ने अगर कोई एक रूल बनाया है, जैसे आईटी एक्ट 2000, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करके हम लोगों ने नहीं बनाया। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये भी पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बुक इतना बड़ा ना बन जाए, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ही सारे चीज़ें रहे, तो इसके लिए बहुत सारे जो अलग से जो रूल्स बनते हैं ना वो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बनाते हैं। और ये पावर भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, जहाँ पे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किए बिना कोई नए रूल्स बना सके। तो आईटी एक्ट भी वही है, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किए बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हम लोगों को ये अथॉरिटी दिया है कि आप अलग से एक रूल बना सकते हैं लोगों के लिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने आईटी एक्ट बनाया बिकॉज इट वाज अ नेसेसरी फॉर नाउ एज वेल एज फॉर अ फ्यूचर जनरेशन्स। और उसके अंदर हम लोगों के रूल है, दैट इज सपोज रूल नंबर 80 है, तो उसको हम लोग सेक्शन वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आउटसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव डेवलप्ड अ न्यू rule. That's why this is called as the provisions under IT Act are referred by the word section. Section 80. मतलब this is not a part of Indian Constitution. Outside the Indian Constitution, we have developed a new rules, set of rules. ठीक है। नाउ इसके साथ अगर आप देखेंगे कि आईटी एक्ट जो है ना, जैसे मैंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में से थोड़ा चीज़ें लेके हम लोगों ने अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एग्जैक्टली सेम वे जब अगर हम लोग आईटी एक्ट भी अगर देखेंगे, तो हम लोग जब आईटी एक्ट बना रहे थे फर्स्ट टाइम, तो इन द ईयर 2000 हम लोगों ने बनाया, आप देखो। और इसके पहले अगर आपने थोड़ा बहुत अगर ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। आपने बहुत सारे अगर जो सीरियल्स या कुछ आते हैं वो भी अगर आपने देखा रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा, जैसे फ्रेंड्स है, एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है यूएस का, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो 92 93 का जो ईयर है ना, वो टाइम पे वहाँ पे ईमेल सिस्टम चालू होता है, इंटरनेट दे वे यूजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इंडिया जो है वो यूएस से टेक्नोलॉजिकली अगर आप बोलेंगे तो 6 to 8 years वी आर बिहाइंड टेक्नोलॉजिकली कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। यूएस यूरोपियन कंट्रीज आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड वी आर द सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, तो हम लोग उनसे टेक्नोलॉजिकली हमेशा थोड़े पीछे रहते हैं। आपने वो पिकाचू ढूंढने वाला वो गेम देखा रहेगा, सो वो जो है ना वो यूएस में 2005-6 में चल रहा था, जो हम लोग के पास बहुत लेट आया। सो मतलब
सर्टन सर्टन टेक्नोलॉजीज जो है वो हम लोगों के पास बाद में आ रहे हैं, पहले वहाँ पे है। और यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे ब्रिटेन में है, बाकी फ्रांस में या कहीं पे है। तो हम लोगों ने जब कोई रूल बनाना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ने भी जब अपने आईटी रूल्स बनाए, प्रोविजंस बनाए, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखे, कौन से रूल्स उन्होंने ऐड किए, और वो रूल्स में उनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, उसको उन्होंने चेंज करके फाइनली अपडेटेड उनका रूल बुक क्या है। और वही सेम पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग इंडिया में अगर कुछ रूल बनाते हैं तो हम लोगों को कहाँ पे क्या क्या चीज़ मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो सब देख के हम लोगों ने आईटी एक्ट बनाया है, रिमेम्बर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोविजंस जो है ना वो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने अगेन बोरो किए हैं, या तो ब्रिटिश साइड से या फिर यूएस साइड से, बिकॉज वहाँ पे ये रूल्स ऑलरेडी बने हुए थे। इंडिया में कंप्यूटराइजेशन का स्टार्ट ही अगर आप बोलोगे, जब ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1986 में उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज जो है उसको हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे। मतलब 1986 में अगर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम लोग जो स्कूल एंड कॉलेजेस जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स स्पेशली, उसको हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे, मतलब वो टाइम पे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर वो स्कूल कॉलेज में या गवर्नमेंट ऑफिस में आएंगे, वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1986 में एक कंप्यूटर मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था। और वो भी अगर गवर्नमेंट बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर बोलते हैं, तो मतलब वो टाइम पे, ये टाइम पे अगर कोई एक चीज़ तुरंत नहीं होता है तो 1986 में तो कितना टाइम लगता रहेगा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 1986 में अगर उन्होंने बोला है तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट ऑफिसेज रहेंगे उसमें एक आध कंप्यूटर आया रहेगा। और उसमें भी जो काम चलता था वो भी बहुत कम चलता था, बिकॉज वो टाइम पे हम लोग के पास कोई ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं थे। सो जब यूएस में दे वे ऑन जनरेशन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर, इंडिया में सिर्फ कंप्यूटराइजेशन एरा स्टार्ट होता है, दैट इज आफ्टर 1986। ठीक है। और वो उसके बाद में 1989 में तो उनको बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया है। तो एक हैवॉक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गया, पॉलिटिकल इमरजेंसी आ गया। देन 2 साल के लिए कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर है, थोड़े टाइम के बाद वापस तीसरे प्राइम मिनिस्टर आता है, दैट इज नरसिम्हा राव। अब वो टाइम तक इंडिया का हालत बेकार हो जाता है, मैंने आपको हिस्ट्री बताया था। और इंडिया को लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बराबर है। तो वर्ल्ड बैंक के पास से अगर लोन आपको रिक्वायर्ड है तो यूएस जो है वो टोटली वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करता है। तो यूएस ने बोला हम लोगों को कि आप अगर अपना कंट्री खोलते हैं, हम लोगों के कंपनीज को अगर आप अलाउ करते हैं अपने कंट्री में, लिबर्टी देते हैं, तो ही हम लोग मेनली आपको वर्ल्ड बैंक के पास से लोन दिलाएंगे। दिस वाज द मेन पॉइंट देयर। और उसके साथ में हम लोगों ने एक दूसरा अग्रीमेंट भी साइन किया, विच इज कॉल्ड एज WTO अग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो हम लोगों का एक टाइमलाइन अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये वे में चलता है आउट। देखो हम लोगों का टाइमलाइन कैसे चलता है। 1991 ये टाइम में हम लोगों का राव गवर्नमेंट आता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों के जो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह ने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लिए। मनमोहन सिंह वॉज आर फाइनेंस मिनिस्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हम लोग को वर्ल्ड बैंक के पास से लोन नहीं मिल रहा था। यूएस ने बोला था कि आप जब तक अगर एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तब तक हम लोग लोन नहीं देंगे। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हम लोगों ने स्टेप्स लिए सॉरी। लेकिन इसके साथ यूएस गवर्नमेंट को अगर इंडिया में आना है तो यूनिवर्सल रूल्स होने चाहिए या लॉ होने चाहिए, तब यूएस कंपनीज जो है ना वो ज़्यादा इंडिया में भरोसा कर पाएंगे, वो इंडिया में आ पाएंगे। बिकॉज एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया में रूल्स अलग थे, यूएस में अलग थे। और इंडिया यूएस कंपनीज, आप देखो कि आपने बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देखे रहेंगे पहले के टाइम पे बॉलीवुड के, जो डायरेक्टली उसके सॉन्ग्स या मूवीज़ है ना
हॉलीवुड मूवी से डायरेक्टली कॉपी किया जाता था। यहाँ के लोग ज़्यादा अगर हॉलीवुड मूवी देखते नहीं थे तो उनको पता नहीं हुआ करता था, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी कॉपी होता था। अभी भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसको, और परमिशन जो है वो ज़रूरी रहता है, लेकिन वो टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अगर यूएस कंपनी इंडिया में आता है ना, तो उनको सबसे मेन थ्रेट यही था कि इंडियन कंपनीज जो है वो हम लोग के आइडियाज़, हम लोग के वे ऑफ बिजनेस को कॉपी करेंगे, अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। बिकॉज सबसे पहले तो इंडियन रूल जो है वो बहुत स्लो चलेगा। अगर उसके बेस के ऊपर अगर हम लोग जस्टिस मांगेंगे तो कभी मिलेगा पता नहीं, और जो ज़्यादा पैसा देगा उसके ऊपर, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना वो टाइम पे था। तो लोग ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते थे। हम लोग का गवर्नमेंट मशीनरी बहुत वीक चल रहा था वो टाइम पे, बिकॉज एक भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था इंडिया में। ठीक है। जो ये जो राव गवर्नमेंट जो बना था, ये भी अलग से बोलते हैं ना हम लोग, सपोर्ट में चल रहा था कांग्रेस के। तो अगर उन्होंने अगर खींच लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगा, ऐसा पोजीशन में था। तो अब वो टाइम पे जो यूएस है वो प्योरली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, हम लोग के साइड पे नहीं था। तो आप देखो कि इसी की वजह से हम लोगों को डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट, जिसके अंदर मेनली बताया गया है कि वर्ल्ड में अगर कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से अगर बिजनेस करता है, तो वो टाइम पे हम लोग मेनली क्या रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। मतलब डब्ल्यूटीओ के अपने खुद के कुछ रूल्स है। तो ये जो रूल्स है, दिस आर अबोव द रूल्स ऑफ एनी कंट्री। तो अगर हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ रूल्स है, उसके ऊपर ये वाले रूल्स रहेंगे। तो इफ एनी टाइम एनी प्रॉब्लम अकर्स बिटवीन सपोज इंडिया एंड यूएस, सो आप देखो कि आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना रहेगा कि यूएस डब्ल्यूटीओ के पास गया कोई डिस्प्यूट लेके, बिजनेस रिलेटेड या कुछ भी। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि वो जो अगर डिस्प्यूट्स अगर होता है तो डब्ल्यूटीओ में जाएंगे हम लोग। तो मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब डब्ल्यूटीओ साइन किया था, आई मीन सबसे पहले तो कोई दूसरा अग्रीमेंट था, लेकिन 1995 में हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ साइन किया। और ये वो टाइम पे सर्टेन प्रोविजंस जो थे वो हम लोगों को सूटेबल नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को साइन करना पड़ा। एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम लोगों को लेना पड़ा। ये सब का मेन रीज़न ये है कि हम लोगों को लोन चाहिए था, हम लोग के कंट्री को, हम लोगों को क्रैश डाउन से बचाना था, क्योंकि वो टाइम पे बहुत इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया था। अगर आपने वो ऑलरेडी आपने वो देखा ही रहेगा 1992 में, अभी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जो मार्केट क्रैश हो गया था। तो वो तो एक सिर्फ एक ही पार्ट था, जो ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बिजनेस सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो जब आपके कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ा देता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आके स्टेबल नहीं है, सपोर्ट गवर्नमेंट पे है, आपके कंट्री के पास पैसा नहीं है, मार्केट क्रैश हो चुका है, दंगे चल रहे हैं 1992 में। तो ये सारे सिचुएशन के बीच में अगर आपको बचना है, आपकी कंट्री को अगर बचाना है, तो आपको बहुत बड़े अमाउंट में लोन रिक्वायर्ड रहेगा। तो आप देखो कि हम लोग की जो गवर्नमेंट है ना वो लास्ट मोमेंट तक ना बोल रहे थे कि हम लोग डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, बिकॉज सर्टन प्रोविजंस जो है उसके वो बहुत ज़्यादा अपोजिट थे, जिसमें हम लोग इंडियन फार्मर्स को प्रॉपर हेल्प नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे। लेकिन फिर भी अंडर अ एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ यूएस एंड फ्यू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, हम लोग को ये अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, और उसी के बाद हम लोग को लोन मिला। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को लोन कब देगा बचाने के लिए, उनको पॉलिटिकल मतलब पूरा उनका वो कंट्री अगर पूरा गिर रहा है, तो वो टाइम पे वो कंट्री को वापस खड़ा होने के लिए अपने बिजनेसेस को खड़ा करना पड़ेगा, राइट, उनको नए बिजनेसेस चालू करने पड़ेंगे। तो ये सब के लिए गवर्नमेंट को वापस पैसा रिक्वायर्ड रहेगा। तो वो पैसा वर्ल्ड बैंक के पास से हम लोग बहुत बार लेते हैं। आप देखो कि इंडिया ने अब तक सिर्फ एक ही बार लोन लिया है, पाकिस्तान ने अब तक बहुत बार वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, और वो भी अभी तक उनका रीपेमेंट चल रहा है। अब हम लोगों ने अगर वर्ल्ड बैंक के पास से लोन लेना है,
कोई भी बैंक अगर आपको लोन देता है तो सबसे पहले क्या बोलेगा कि आप वो लोन को रीपे कर सकते हो कि नहीं, अगर आपका उतना कैपेबिलिटी अगर है तो ही हम लोग आपको लोन देंगे, राइट। सो सेम चीज़ यहाँ पे था कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपका कंट्री जो है, आप दूसरे कोई बिजनेसेस को, बाहर के कंट्रीज के जो बिजनेस है उसको आप जल्दी इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे। आपका कंट्री इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, मतलब यू हैव सो बिग मार्केट इन इंडिया, इतने लोग हैं। तो अगर कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट लेके इंडिया में आएगा तो उनका बिजनेस होना तो गारंटी है। क्योंकि 90s के पहले का अगर आप टाइम देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, वी हैव लेस नंबर ऑफ कंपनीज एंड मोर कंज्यूमर्स। आप देखो कि अगर आपके पेरेंट्स ने या किसी ने अगर आप देखा रहेगा तो एक सोप अगर हम लोग यूज करते थे ना तो सिर्फ लाइफ बॉय या ऐसे एक दो सोप का ही नाम पता था आपको। टूथपेस्ट अगर बोलेंगे तो वो भी एक दो ही पता था हम लोगों को, राइट। खाने का या बिस्किट्स के अगर नाम पूछेंगे तो भी आपको एक दो बिस्किट्स ही पता थे, या मोस्टली ऐसे ही दो चार बिस्किट्स ही चलते थे, ज़्यादा कोई नए कंपनीज नहीं थे। जैसे पार्ले वॉज द मेन कंपनी जो आपको सालों से मिलता है। देन ब्रेड्स अगर बोलेंगे तो भी एक सिलेक्टेड कंपनीज हुआ करते थे। आपको अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए तो भी सिलेक्टिव हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में 90s के पहले जब तक हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं लिए थे ना, तो प्रॉब्लम ये था कि जो कंपनीज है वो अपने मन मर्जी के प्रोडक्ट बना रहे, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा नहीं है। टेलीफोन कंपनी में आप देखो एमटीएनएल बीएसएनएल दो ही थे, और वो भी गवर्नमेंट वाले हैं, और वो गवर्नमेंट वे में ही बिहेव करते थे। मतलब आपने अगर एक रिक्वेस्ट दिया है ना तो 6 महीना आपके घर पे फोन आने को लगता था लैंडलाइन कनेक्शन के लिए, ठीक है। दिस 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 इज नॉट अ जोक, दिस इज अ ट्रूथ। कि मतलब आप देखो कि कोई दूसरा कंपनी नहीं है जो आपको टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड कर सके। और वो क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं लिए है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है, उसके बाद हम लोगों का इंडिया का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुआ। सो 90s के पहले प्योरली लाइसेंस राज चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में। थोड़े बहुत ही कंपनीज है जो ऑलरेडी चल रहे हैं वही चल रहे हैं, नए कंपनीज को अगर आना है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, हर जगह पे बिलो द टेबल आपको वर्क कराना पड़ता है, यही यही सब काम चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई देखो, आपका जो करंट कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है ना वो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर वो आप चेंज नहीं करोगे तो हम लोग आपको लोन नहीं देंगे, बिकॉज आप यही सेम सिस्टम से अगर चलोगे तो आपका कंट्री लोन रीपे करने के हालत में आ ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने वो देखा, और फिर मनमोहन सिंह जो हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो टाइम पे, उन्होंने फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, ठीक है, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के साथ में मिलके। और दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया। आप देखो कि उसके बाद में एमटीएनएल बीएसएनएल छोड़ के आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ओके टाटा बिजनेस में आता है, टेलीफोन बिजनेस में रिलायंस आता है। और धीरे धीरे लोग जो है ना, जो एमटीएनएल बीएसएनएल के कनेक्शन के लिए वेट करते रहते थे, वो अभी उसके कनेक्शन के लिए वेट छोड़ो, उसके पास जाते ही नहीं है, डायरेक्टली ये सबके पास आता है। तो धीरे धीरे फिर कंपटीशन में रहने के लिए एमटीएनएल बीएसएनएल को भी अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपने वे ऑफ बिहेवियर जो उनका कस्टमर के साथ था उसको चेंज करना पड़ता है। देन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड बैंक्स थे इंडिया में। धीरे धीरे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आपको पता चलता है बहुत सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आते हैं। सेम वे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए भी आप देखो कि बहुत लिमिटेड कंपनीज थे। उसके बाद आपको पता चलता है कि वो वीडियोकॉन, ये वो बहुत सारे दूसरे कंपनीज जो है वो इंडिया में आते हैं, जो अपने टेलीविजन और बाकी सारे इक्विपमेंट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो 90s के बाद में पूरा एक एरा जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या हुआ करता था कि आपके पास लिमिटेड कंपनीज है, लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स है, और वो जो देंगे ना वो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन था। आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, गिन के एक दो या तीन चार कंपनीज ही थे। अब 90s के बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में क्या हो गया, वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर अ कंज्यूमर्स। तो अभी कंज्यूमर अपने हिसाब से, नाउ कंज्यूमर इज द किंग, उसको जैसा चाहिए आपको वैसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपका कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो या ना हो, नहीं तो आप मार्केट में कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज का ये सिचुएशन हो गया जस्ट बिकॉज हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, अदरवाइज उसके पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, ठीक है। उसके साथ में अब फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अगर आना है तो वो इंडियन रूल्स के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे, बिकॉज उन्होंने भी देखा था कि सालों तक एक का एक केस चलते रहता है, और उसके बाद में भी डिसीजन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा वो पता नहीं हम लोग को। तो अगर कोई कंट्री, अगर इंडिया में कोई कंपनीज
बाहर के वर्ल्ड के कोई कंपनीज अगर इंडिया में आते हैं तो उनको एक स्टेबल रूल रिक्वायर्ड है। तो 1995 में हम लोगों ने WTO अग्रीमेंट साइन किया, और ये जो अग्रीमेंट है इसके बेस के ऊपर फिर हाँ, इसके रूल्स और प्रोविजंस जो भी है ना, वो सारे आपको अप्लाई करने के लिए 10 years का टाइम मिला। और भी बहुत सारे कंट्रीज जिन्होंने WTO साइन किया था सबको, मतलब ऑफिशियली 2005, 1 जनवरी 2005 से 2005 से WTO के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई हो गए। और ये इसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपको कॉपीराइट स्पेसिफिक अलग से रूल्स बनाने पड़ेंगे WTO के अंदर, ठीक है। If I say in WTO, under WTO we have something called as TRIPS agreement। अब ये जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, इट्स प्योरली विथ रिस्पेक्ट टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक कॉपीराइट, देन पेटेंट, ट्रेडमार्क आएगा। ये 3 मेन चीज है। उसके आगे अगर आप देखेंगे प्लांट वैरायटीज आते हैं। रिसेंटली आपने एक सुना रहेगा कि गुजरात के फार्मर था एक, जिसके ऊपर लेस कंपनी ने 1 करोड़ का फाइन रखा था। वाई? बिकॉज जो पोटैटोज उसने ग्रो करके मार्केट में वो सेल करने आ रहा था, उसके सीड्स जो है वो मेनली लेस कंपनी अपने पोटैटो के लिए बनाता है, और वो पोटैटो वो मार्केट में बाहर आने नहीं देता है। सो उसके स्पेशल पोटैटोज रहते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर फार्मर्स होते हैं, तो अगर आपने लेस कंपनीज के पास से अगर सीड्स लेके पोटैटो ग्रो किए, तो आपको वही कंपनी को वो पोटैटो वापस सेल करना पड़ेगा, आप मार्केट में बाहर नहीं बेच सकते। तो ये फार्मर ने क्या किया था, उसने अपने कोई फ्रेंड रहेगा उसके पास से वो सीड्स लेके अपने यहाँ पे अपने फार्म के ऊपर वो सेम पोटैटो ग्रो किए। इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेस के साथ में। लेस कंपनी को पता चला, तो उसने आके इसके ऊपर केस डाल दिया कि आपने मेरा प्लांट वैरायटी यूज़ किया है, और वो यूज़ करके आपने जो भी कुछ ग्रो किया है वो आप मार्केट में सेल कर रहे हो विदाउट माय परमिशन, विच इज़ द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट। और उसके बेस के ऊपर उन्होंने वो फार्मर के ऊपर 1 करोड़ का फाइन डाल दिया। अब जब ये न्यूज़ मार्केट में आता है तो लेस कंपनी का बहुत ज़्यादा बेइज्जती होता है कि एक गरीब फार्मर जिसको रूल का लॉ का पता नहीं है, का एक बड़ा कंपनी अपने पावर यूज़ करके उसको डरा रहा है, धमका रहा है। ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया। लेस का बहुत ज़्यादा नाम खराब होने लगा हर जगह पे। वो लेस के अगेंस्ट कैंपेन चालू हो गए, वर्चुअल कैंपेन चालू हो गए। तो फिर कंपनी को अपना रेपुटेशन बचाने के लिए फिर उन्होंने ये जो फार्मर है उसके साथ सेटलमेंट कर लिया कि ओके, आप अगर अब हम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपके जो भी प्रोडक्ट है वो लेस को बेच दो, और फ्यूचर में भी आप हम लोग के साथ ही काम करोगे अगर ये सेम पोटैटोज आप ग्रो कर रहे हो तो। उन्होंने सेटल किया, ख़त्म हो गया। सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो चलते रहते हैं। कॉपीराइट आ गया अभी। सो मतलब अगर हॉलीवुड के कोई मूवीज़ अगर बॉलीवुड में अगर बनाना है तो 2005 के बाद में आपको ऑफिशियल वो मूवीज़ या उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो डायरेक्टली काम नहीं चलेगा, आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। सो 2005 के बाद में हॉलीवुड मूवीज़ के एग्जैक्ट कॉपी बनना देखो बंद हो गया। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम 1995 में हम लोगों ने WTO अग्रीमेंट साइन किया, और उसी के अंदर लिखा हुआ था कि इंडिया में अलग से एक IT रूल भी होना चाहिए। और उसी के लिए आप देखो कि ये सारे जो रूल्स है ना, कॉपीराइट एक्ट पहले बना था 1957 में बना था, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अमेंड करते हैं इन द ईयर 1999। सेम वे पेटेंट रूल ये भी पहले बना था, लेकिन वापस हम लोग उसको अमेंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो रूल्स है ना वो ऑलरेडी इंडिया में स्टार्टिंग में थे WTO साइन करने के पहले, और LPG रिफॉर्म्स लेने के पहले, लेकिन वो सारे हम लोगों को वापस रीमॉडिफाई करने पड़े, अमेंड करने पड़े एज पर द प्रोविजंस विच आर डिफाइंड अंडर WTO, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे रूल्स देखेंगे ना, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारे रूल्स हम लोगों ने 95 के बाद में वापस रीमॉडिफाई किया। आगे जब हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं वो रूल्स के ईयर्स आपको 1 by 1 बताऊंगा। एंड आप देखो
कि जो साइबर लॉ, आई मीन सॉरी, आईटी एक्ट जो है ना, ये तो उसके पहले था ही नहीं। तो 2000 में ये फर्स्ट टाइम बनता है, कभी, डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन होने के बाद में। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। और यस सर। यस, सो और डब्ल्यूटीओ के अंदर सारी चीजें आ जाता है। जो इंटेलेक्चुअल सॉरी, जो ऑनलाइन बिजनेस की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी आता है, और फिजिकल बिजनेस भी आता है। तो आज के टाइम में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, होटल बिजनेस भी कर रहे हैं आप, बैंकिंग, फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में स्टार्ट होते हैं, वो सब कुछ प्रोविजंस जो है वो आपको डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं पे मिलेगा। सो इन शॉर्ट, डब्ल्यूटीओ के पहले क्या था कि जैसे आप समझो कि ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो वो टाइम पे वो प्रॉब्लम क्या करते थे कि इंडिया के रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन लेके जाते थे कम प्राइस में। यहाँ के फार्मर को वो बहुत कम प्राइस देते थे, और वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाता था, उसमें से फिनिश गुड्स बनते थे, और वो वापस इंडिया में आके बहुत हाई प्राइस पे सेल होते थे। और उसके साथ में उन्होंने इंडिया का जो लोकल बिजनेस, लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको इतना ज़्यादा हार्म किया था, इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया था कि वो बहुत सारे आपके जो प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जो है ना, वो हम लोगों के ब्रिटेन से ही आते थे। तो वो टाइम से इंडिया के मेंटालिटी में एक वर्ड जो है ना वो आज तक बैठ गया है, क्योंकि हाँ ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा। तो वो जो एक ब्रिटिश एरा का हैंगओवर हम लोग बोल सकते हैं, आज भी बहुत लोगों पे चालू रहता है कि हाँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट मतलब अच्छे रहेंगे, इंडियन मेड प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। नहीं, वो टाइम पे था वो प्रॉब्लम। जब हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ साइन किया, वो टाइम पे भी प्रॉब्लम था, बिकॉज एज आई सेड कि बहुत कम कंपनीज है, और कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थे। कंपनी अपना मोनोपोली चलाते थे कि हम लोग तो यही देंगे, यही बनाएंगे, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज इंपोर्टेड प्रोडक्ट लो, जो बहुत महंगे आते थे। तो अब जब इंडिया के कोई मैन्युफैक्चरर्स अपने फिनिश गुड्स अगर बाहर के कंट्री में सेल करने का ट्राई करते थे, जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, सपोज कि मैंने बहुत अच्छे कुछ क्लोथ्स या कुछ बना दिया, अब मैं उसको ब्रिटेन भेजने की ट्राई कर रहा हूँ सो दैट मैं अपना बिजनेस वहाँ पे बढ़ा सकूँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे। सपोज अगर मैं एक शर्ट में यहाँ से अगर उनको 100 रुपीज़ में भेज रहा हूँ, और उसके ऊपर अगर वो लोग और 70-80% या 100% अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि वो 100 रुपीज़ का शर्ट जो है वो 200 का हो जाएगा ब्रिटेन में जाते जाते। और वहाँ के जो लोकल शर्ट्स जो बन रहे हैं सेम क्वालिटी वाले, वो सपोज उनको वहाँ पे 150 में मिल रहे हैं। सो मतलब क्या हो गया, मैंने ब्रिटेन में जो प्राइस पे शर्ट्स मिल रहे हैं सेम क्वालिटी वाले, उससे कम प्राइस में बनाया, लेकिन उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कंपटीशन में रखने के लिए उनके गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी अप्लाई कर दिया, जिससे उनके लोकल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में इंडिया से गया हुआ प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा निकला। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स या उनके जो शर्ट्स है वही सबसे ज़्यादा परचेस करेंगे, बराबर है, जिसका प्राइस कम है। हैंडमेड क्लोथ्स आप देखो कि जो बुनाई काम होता है, उससे साड़ी, शॉल, ये सब बनता है। वो टाइम पे भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन यहाँ के आर्टिशंस जब उसको अगर ब्रिटेन में भेजते थे ना, तो यही चीज़ होता था कि वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ड्यूटीज़ अप्लाई किया करते थे, और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट इतने ज़्यादा महंगे हो जाते थे कि वहाँ के लोकल को वहाँ के ही प्रोडक्ट सस्ते में मिलते थे, वो ही लेते थे। मतलब आप दूसरे कंट्रीज़ के बिजनेस को इंडिया में नहीं आने दे रहे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था, इंडियन प्रोडक्ट अगर फिनिश गुड्स अगर ब्रिटेन में जा रहे हैं उसके ऊपर 100-200% ड्यूटी लगा दो, और ब्रिटिश प्रोडक्ट जब इंडिया में आ रहे हैं तो वो 0% ड्यूटी पे आते थे। मतलब जो प्राइस पे वो वहां पे बन रहा है वैसे ही एग्जैक्टली वो इंडिया में लेके आते थे। तो उससे क्या होता था कि अगर यहाँ का कोई एक आर्टिसन है जो अपने हाथ से बुनाई काम से कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, जिसका कॉस्टिंग सपोज 100 रुपीज़ आ रहा है, अब ब्रिटेन में वो टाइम पे बेसिकली मशीन्स आ गए थे, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया था, तो यहाँ के लोग जो है वो हाथ से काम कर रहे हैं, तो वो महीने में 10 या 20 या 50 प्रोडक्ट बना पाते हैं, और उसकी कॉस्टिंग उनका अलग आ रहा है, और ब्रिटेन में मशीन्स चल रहे हैं
जो एक साथ 1,000 2,000 3,000 10,000 टी शर्ट्स या शर्ट्स या शॉल जो भी है वो छाप रहे हैं, तो उनका लॉट में बल्क में जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पर्सन जो अगर अपना शॉल बेच रहा है, वो सपोज अगर 100 रुपये में बेच रहा है, और ब्रिटेन में मशीन से बना हुआ शॉल एक साथ अगर 1,000 शॉल बनाए जो उनको 50 रुपये में पड़ रहा है, इंडिया में आके वो 60 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब यहाँ के जो आर्टिसंस है उनकी तो बैंड ही बज गई, उनका बिजनेस ही बंद हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ हुआ। तो ये है ना, ये प्रॉब्लम चलता था कि हम लोग अगर अपने प्रोडक्ट अगर बाहर कंट्री में भेज रहे हैं तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज अप्लाई करते थे, और उनके प्रोडक्ट वो जब इंडिया में ला रहे हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट वो टाइम पे ज़्यादा पावरफुल नहीं था, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो लोग अपना मोनोपोली यूज़ करके, अपना पावर, अपना रेपुटेशन यूज़ करके इंडिया में वो बहुत कम ड्यूटी पे प्रोडक्ट बेचते थे, जिससे यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो पूरा स्पॉइल हो रहा था। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर अगेन ये प्रोविजंस भी दिया गया है कि अगर मैं कोई दूसरे कंट्री में अगर अपने प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो या हार्डवेयर प्रोडक्ट हो, मतलब वर्चुअल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात हो या कोई दूसरे टाइप के फिजिकल प्रोडक्ट की बात हो, सबके ऊपर एक लिमिट तक ही आप ड्यूटी अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर मैं यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर इतना ड्यूटी अप्लाई करूंगा तो यूएस भी उतना ही अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं, बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज। सो ये हम लोगों को बेनिफिट हो गया डब्ल्यूटीओ के अंदर। ठीक है। सो डब्ल्यूटीओ के अंदर डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन किया हम लोगों ने, उसी का रीज़न है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन किया, और उसी के बाद हम लोगों ने आईटी एक्ट बनाया। ये कंपल्शन था हम लोग के ऊपर कि 2005 डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली आपके पास, याद रखो, साइन करना और ऑफिशियली वो अग्रीमेंट को अप्लाई करना, ये दो अलग चीज़ होते हैं। 95 में हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन किया, 10 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है, और उतने टाइम में हम लोग को अपने सारे लोकल रूल्स चेंज करने थे, जिससे डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट्स के कॉम्पिटिबल बन जाए हम लोगों के रूल्स या रेगुलेशंस, या हम लोग के रूल्स रेगुलेशन इंटरनेशनल जो रूल्स है उसके कंपेरिजन में कॉम्पिटिशन में आ जाए, जिससे वो कंट्रीज वो कंट्री के कंपनीज इजीली इंडिया में आ सके। वो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। और उसके साथ में और भी बहुत सारे जो रूल्स है वो आपको पता चलता है 95 के बाद हम लोगों ने चेंज किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, अमेंड किए हैं, वी कैन से। ठीक है। और ये अगर साइन नहीं होता था ना तो ये 2000 में भी अभी प्रॉपर आता नहीं था। और आप देखो उसी का रीज़न है, 95 में साइन किया, कंपनीज को भरोसा हो गया कि हाँ अब धीरे धीरे इंडिया में अलग अलग रूल्स आने लगेंगे, तो पेप्सी ये वो अलग अलग कंपनीज इंडिया में आते हैं। डब्ल्यूटीओ साइन होने के बाद ही ये कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, देखो आप ध्यान से। और जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनती है वो 95 यही टाइम पे है जब इंडिया डब्ल्यूटीओ साइन करने वाला है या कर दिया है। वही टाइम पे मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स आती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंडिया में आती है। देन आप देखो गूगल भी इसी के बाद में इंडिया में आता है, 2005 से गूगल जो है एंड्रॉयड चालू करता है। तो मतलब याहू मैसेंजर 2000 के बाद में इंडिया में आता है। तो मतलब बहुत सारे जो कंपनीज है जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या जिससे इंडिया को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। देन कंज्यूमर इज अ किंग, ये जो है ना ये वर्ड उसके के बाद में आया, क्योंकि इतने सारे कंपनीज, इतने ज़्यादा कंपटीशन अपने इंडियन कंपनीज के साथ सामने आ गया कि उनको अपना क्वालिटी, वे ऑफ बिहेवियर उनके कस्टमर के साथ वो चेंज करना ही पड़ा। अदरवाइज इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज के पास ही जा रहे थे। तो अभी अगर आपको अपना बिजनेस बचाना है, आपको कंपटीशन में रहना है, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना वे ऑफ सर्विस चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव मैनी अदर चॉइसेस। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इसके पहले नहीं तो जैसा प्रोडक्ट आपको मिलता था वैसे आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, आज है। सो दिस इज द टाइमलाइन। सो आई होप समझ में आया जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया वो। यस सर। ओके। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईटी एक्ट 2000 इंडिया में क्यों आया, डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट हम लोगों ने 1995 में साइन किया था, और उसमें बोला गया था कि आपको आईटी एक्ट लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज दूसरे कंपनीज जो है वो इंडिया में नहीं आएंगे। 10 साल का आपके पास टाइम था, 95 के बाद 5 साल के अंदर ही हम लोग आईटी एक्ट लेके आए, और उसको फिर धीरे धीरे और अमेंड करते गए।
और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, आर्टिकल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अब WTO जो है वो सडनली पिक्चर में क्यों आता है? ठीक है, अगर आप मैं आपको एक पैटर्न अगर बताऊं, टेल यू वन मोर थिंग, कि ये जो WTO आया, जो हम लोग को साइन नहीं करना था, लेकिन एज आई सेड कि हम लोग का कंट्री का कंडीशन ऐसा नहीं था कि हम लोग ज़्यादा अपोज कर सके, इसलिए हम लोग को साइन करना पड़ा। तो इसका मेन रीज़न क्या था? एक पैटर्न बताता हूँ। 1944-45 ये टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है। ठीक है, इसके बाद में कंट्रीज़ की हालत ख़राब थे। एक ब्रेटन वुड नाम का समिट होता है, जिसके अंदर IMF पिक्चर में आता है। जो बाकी कंट्रीज़ को ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन पे अगर पहुंच गए रहेंगे तो वो टाइम पे उनको वो हेल्प करेगा, पैसा देगा, बचाएगा। ये सब तो हो गया। उसके बाद में 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं। 1948 अराउंड, मतलब यही जो टाइम था 1944 टू 48 अराउंड, हम लोग GATT अग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड। टैरिफ का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। कोई एक प्रोडक्ट अगर इंडिया में आता है या इंडिया के बाहर जाता है, मतलब कोई एक कंट्री में कोई एक प्रोडक्ट आता है या बाहर जाता है, तो हम लोग कितना टैरिफ उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक अग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके अंदर वो टाइम पे ओनली 26 प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किए थे। सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे इसमें, मतलब सारे बिजनेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि 1980s अगर आप देखोगे तो वो टाइम पे एक ग्रेट डिप्रेशन जो है, ये ग्रेट डिप्रेशन US में हिट करता है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आता है। अब इसके वजह से US बिजनेस जो है ये सारे स्पॉइल हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, GATT अग्रीमेंट जो साइन हुआ था स्टार्टिंग में, एंड इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस। बाय द वे, इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस। तो ये सारे फिजिकल बिजनेसेस के बारे में बात हो रहा था, और वो भी सिर्फ 26 थे। अब US में क्या होता था कि उनके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग अगर कुछ भी बना रहे ना, वो एकदम बल्क में बना रहे। एंड बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट, GATT अग्रीमेंट, एक रिस्ट्रिक्शन था कि हाँ, अगर जैसे सपोज कि हम लोगों ने बोला था कि ठीक है कि अगर यहाँ पे मैं ऑरेंजेस जो है वो बाहर की कंट्री से परचेस कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग इंडिया में भी ऑरेंजेस बनते हैं, जैसे नागपुर में बनता है। तो सपोज मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग के यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हम लोग फिर भी आपके पास से परचेस करेंगे, लेकिन उसका एक लिमिट होगा, जैसे 100 kg परचेस करेंगे पर ईयर, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे भी बनता है। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो उसके ऊपर फिर हम लोग डायरेक्टली 50-60% ड्यूटी अप्लाई करेंगे, बिकॉज लोकल बिजनेस जो हम लोग का वो स्पॉइल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एक कैप था, एक लिमिट था, और उसके साथ में सिर्फ 26 ही अलग अलग सेक्टर्स जो थे वो यहाँ पे कवर थे। प्रोडक्ट नहीं आएगा, सेक्टर आएगा, 26 सेक्टर्स। तो अब ग्रेट डिप्रेशन हो गया, US के हालत बहुत ख़राब हो गया, और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये जो टाइम है ना ये अर्ली है, मतलब 70s से 80s के बीच में ये सब कुछ हो रहा है US में, और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में सब जगह पे पड़ रहा है। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे 1975 में इंडिया में इमरजेंसी अप्लाई होता है। सो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये भी पूरा खड्डे में। और उसके बाद फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी को उड़ा देते हैं, ये सब होता है। सो मतलब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है एक साइड पे, और इसका इम्पैक्ट अगर US में वो चल रहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज पे। लेकिन वो टाइम पे उतना नहीं था, बिकॉज वो टाइम पे
देर वॉज नॉट अ ग्लोबलाइजेशन एरा। मतलब आज के टाइम पे जैसा ग्लोबलाइजेशन आ रहा है ना, वैसा वो टाइम पे नहीं था। आज के टाइम पे अगर यूएस के मार्केट ऊपर नीचे होते हैं तो इंडियन मार्केट उसकी वजह से और वर्ल्ड के बहुत सारे मार्केट ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ये टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे बिकॉज हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं लिया था। तो वो ग्रेट डिप्रेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट इंडिया पे तो नहीं पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे इमरजेंसी आ गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डाउन हो गया, उसके बाद में इंदिरा गांधी को उड़ा देते हैं तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंगे हो जाते हैं। तो ये सब की वजह से इंडियन जो इकोनॉमी जो है वो खड्डे में जा रहा था धीरे 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 धीरे, ठीक है। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन है उसके बाद यूएस के बिजनेसेस ने सोचा कि हम लोगों को जीएटीटी के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है अभी, जहाँ पे सिर्फ 26 सेक्टर्स कवर्ड है। उसके जगह पे हम लोग मैक्सिमम सेक्टर्स को यहाँ पे कवर करने का सोचेंगे जिससे हम लोगों के बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एंड इसके लिए वो डब्ल्यूटीओ लेके आए, ठीक है। सो डब्ल्यूटीओ अगर अभी आप देखेंगे ना, डब्ल्यूटीओ का आर्किटेक्चर क्या है। सो डब्ल्यूटीओ इज द मेन हेड बॉडी और डब्ल्यूटीओ के अंदर नाउ वी हैव जीएटीटी इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। सो मतलब ये जो 26 सेक्टर्स थे वो अभी डब्ल्यूटीओ के पार्ट बन गए और उसके साथ में हम लोगों ने जीएटीएस लेके आए, ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज। सो ये ट्रेड इन सर्विसेज मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि कॉल सेंटर जो इंडिया में आया आजकल, अगर कोई भी अगर ग्रेजुएट होता है और उसको अगर नौकरी नहीं मिलता है, सो द ओनली प्लेस दैट पर्सन कैन फाइंड अ अर्निंग इज दिस प्लेस। ट्रिप्स इज पार्ट ऑफ दिस, जिसके अंदर ट्रेडमार्क, बराबर है, ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट आएगा, ये सब इसके अंदर आ गया, पेटेंट आ गया, प्लांट वैरायटीज आ गया, है ना। सो ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसको। सो वो आईपीआर यहाँ पे कवर हो गए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हम लोगों ने डाल दिए। मतलब यूएस ने ग्रेट डिप्रेशन से अपने कंट्री को बाहर निकालने के लिए, जो 80s के टाइम पे बहुत खड्डे में गया था, और बाकी कंट्रीज के साथ में बिजनेस और बढ़ाने के लिए वो जीएटीटी जो हम लोगों ने 1948 में साइन किया था, जिसके अंदर 26 सेक्टर्स ही कवर थे। लेकिन अभी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज का हालत खराब हो रहा था और वर्ल्ड का जो मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर था उसका हालत खराब हो रहा था। तो वो टाइम पे उन्होंने फिर ये अग्रीमेंट लेके आए। और आप देखो कि जो टाइम पे वो लोग यूएस हम लोगों को प्रेशराइज कर रहा है ना, जहाँ पे हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, वो टाइम कौन सा है ये देखो। ये अभी इमरजेंसी आ गया इसमें, बराबर है। 1989 में दूसरा पीएम जो है उसका ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी जो है इसको अभी 1991 में वी रिक्वायर्ड मनी, और वो मनी कौन दे सकता है? ओनली वर्ल्ड बैंक, बराबर है। और उसके साथ में यूएसएसआर जो इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड था वो टूट के रशिया बन गया। मतलब वहाँ पे भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वो कंट्री खुद ही टूट रहा है। तो मतलब कोई इंडिया को हेल्प करने के लिए नहीं था, ऐसा सिचुएशन था। तो उसकी वजह से 1991 में हम लोगों को एलपीजी रिफॉर्म्स लेने पड़े। और उसके बाद फिर 2005 में 1995 में हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट साइन किया ये। और इसको रेटिफाई कभी किया हम लोगों ने, इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, रेटिफिकेशन वो हुआ 2005 में। मतलब रेटिफाई किया मतलब ये अग्रीमेंट जो हम लोगों ने साइन किए थे उसके अंदर के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो इंडिया में प्रॉपरली अप्लाई हो गया इन द ईयर 2005, ठीक है। और उसी के लिए आईटी एक्ट बनाना कंपल्शन हो गया इन द ईयर 2000। मतलब ये 10 साल के अंदर बनाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने एग्जैक्टली 2000 में वो बना दिया। आई होप द क्रोनोलॉजी इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ये हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बनाया हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, सेक्शन 80 इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिकल वर्ड। मैं यहाँ पे आर्टिकल 80 यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता था तो फिर मैं यहाँ पे सेक्शन 80 नहीं आर्टिकल 80 बोलता था, ठीक है। सो ये पूरा क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि कभी वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रहे थे
और उससे इंडिया का क्या हालत हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या चेंजेस करने पड़े। ठीक है। सो ये सब अगर आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी अगर समझ में आ गया तो अभी आपको समझेंगे कि हम लोग कुछ रूल्स अगर लेके आए तो वो क्यों लेके आए। सो यहाँ पे देखो, वी हैव IT एक्ट 80 हम लोग के पास, और वो सेक्शन 80 के प्रोविजंस अभी हम लोग समझते हैं। तो लास्ट टाइम मैं आपको ये सब बताना भूल गया था। बेसिकली एक आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, बिकॉज आगे जब अगर हम लोग दूसरे जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो मतलब दूसरे जो इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उस provisions अगर आ रहे हैं, कुछ रूल्स अगर आ रहे हैं तो वो कभी आए थे और वो आने का रीज़न क्या था, ये तो ये आप स्टोरी टाइप याद रख सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है कि 1991 में LPG लेके आया, 95 में WTO साइन किया, तो जो भी नए रूल्स बने या एग्जिस्टिंग रूल्स में चेंजेस हुए वो 95 के बाद ही हुए। ये आप बहुत इजीली याद रख सकते हो अभी। तो अगर एक नया पूरा रूल भी बना IT एक्ट, वो 95 के बाद में बना है, तो उसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि इंडिया ने 1995 में WTO साइन किया था। ओके। अब यहाँ पे आपको सेक्शन 80 बताया गया है। अब ये सेक्शन 80 जो IT एक्ट का है वो डायरेक्टली नहीं आया, ये सेक्शन 80 जो है ये हम लोगों ने बोरो किया है, दूसरे प्रोविजंस हम लोग के पास है उसमें से। सो बेसिकली सेक्शन 80 है क्या, आपको अलग अलग तीन थियरी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट क्या बोला है, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स क्या रहेंगे, सेक्शन 80 के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आता है, एंड नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर क्राइम, कौन से हो सकते हैं, दैट डू नॉट अलाउड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मतलब हम लोग के IT एक्ट में दो टाइप के आपके क्राइम्स मिलेंगे आपको। पहला क्राइम वो रहेगा जिसके अंदर आप डायरेक्टली कोई एक पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्राइम वो होगा जहाँ पे आप आफ्टर अ वारंट ओनली आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 क्या बोलता है, सेक्शन 80 प्रोवाइड्स अ पावर टू अ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर टू एंटर, सर्च एंड अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट जस्ट बेस्ड ऑन द FIR। और FIR के जो प्रोविजंस या रूल्स जो है वो हम लोगों ने अलग से डिफाइन किए हैं अंडर 154 सेक्शन, जो वापस IT एक्ट का नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 ऑफ IT एक्ट, जो क्या बोलता है, आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आप अरेस्ट कब कर सकते हैं, जब उसने कोई एक बहुत बड़ा क्राइम किया हो जिसमें हम लोगों को उसके अगेंस्ट वारंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हैकिंग की है, सपोज किसी का बैंक अकाउंट हैक करके बहुत सारा पैसा निकाल लिया उसने, तो अब या तो वो कर रहा है वो, तो ये क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ा एक ऑफेंस हो गया, बहुत बड़ा एक क्राइम हो गया। तो वो टाइम पे हम लोग वो पर्सन को बैंक अकाउंट लूटने देंगे और जाके हम लोग मजिस्ट्रेट के पास से उसका अरेस्ट वारंट लाएंगे, उसका घर सर्च करने का परमिशन लेके आएंगे, ये सब करेंगे। तब तक में तो वो अपने अगेंस्ट सारे जो प्रूफ है वो हटा देगा, बराबर है, वाइप आउट कर देगा। तो हम लोग के पास ये नेसेसिटी होता है कि ओके, आपके पास आके किसी ने एक FIR फाइल किया, वो FIR के अंदर जो क्राइम उसने बताया गया है, वो क्राइम अगर वो कॉग्निजेबल क्राइम है, कॉग्निजेबल मतलब बहुत सीरियस नेचर का अगर क्राइम है, और आपको उसके अगेंस्ट थोड़े कुछ एविडेंस मिलते हैं जिसके बेस के ऊपर आप वो पर्सन के अगेंस्ट ये FIR लिख के उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को, तब जाके हम लोग फिर ऐसे कुछ स्टेप्स लेंगे। और उसमें भी आप देखो कि अरेस्ट विदाउट वारंट, ये जो पावर है ना अंडर IT एक्ट सेक्शन 80, ये सिर्फ DSP या उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब जो उससे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इससे बिलो रैंक के जो ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर या कोई अगर रहेंगे, तो उनको ये पावर नहीं है। उनके पास अगर ऐसा कोई केस आता भी है तो वो कोई किसी को विदाउट वारंट फिर भी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको या तो अपने ऊपर के हाई रैंक ऑफिसर को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो जाके वहाँ पे वो पर्सन को अरेस्ट करे, या फिर उनको अलग से वारंट लेना ही पड़ेगा। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अंडर सेक्शन 80 कि हर किसी को, मतलब अभी ये DSP लेवल के ऑफिसर या उससे बड़े ऑफिसर्स को ही ये पावर देने का मेन रीज़न क्या है, बिकॉज दे आर स्पेशली कम्स फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। तो अगर इतने पढ़े लिखे अगर ऑफिसर्स अगर आते हैं तो उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है, और ये पावर मिसयूज करने के चांसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मिसयूज होगा ही नहीं, लेकिन उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे इफ़ वी हैव ऑफिसर्स जो ये लेवल के रहेंगे, ये रैंक के रहेंगे। ठीक है। तो इसके लिए किसी को वारंट के बिना अरेस्ट करना,
फिर आप 1-2 दिन उसको कस्टडी में रखेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसके साथ थर्ड डिग्री हो सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे आप, और बाद में जाके आप कहीं तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, और उसमें भी अगर आपको लगता है तो आप मजिस्ट्रेट से वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप मुझे और एक आध हफ्ते का या 2-4 दिन का टाइम दो, और ज़्यादा वापस कस्टडी में होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है, तो अभी क्या होगा कि कोई एक इंस्पेक्टर या उससे बिलो रैंक का कोई एक पुलिस ऑफिसर है, उसका किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसने डायरेक्टली सेक्शन 80 के पावर यूज़ करके उसको अरेस्ट कर लिया। अब वो जो भी उसके अगेंस्ट एफआईआर किसी ने तो लिखाया था, वो अभी प्रूव हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता है, लेकिन जो पर्सन है वो तो उसको तो प्रॉब्लम हुआ ना, वो तो इतने दिन जेल में रह के आया, मतलब उसका पब्लिक इमेज स्पॉइल हो गया, जॉब जा सकता है, बाकी जो फिजिकल टॉर्चर हुआ जेल में वो सब अलग। तो इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 80 के अंदर बहुत लिमिटेड टाइप के ऑफिसर्स को ही ये पावर दिया हुआ है। एंड प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साइड से जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं उनको ये पावर मिलता है, मतलब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ने किसी को अगर अपॉइंट किया है तो उनको ये पावर मिलता है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट समवन विदाउट अ वारंट। ठीक है, और उसके आगे क्या बोला है देखो, वी हैव अनदर रूल दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसके अंदर ये बोला गया है कि ऐसे पावर्स जो है वो आप किसको दोगे, डीएसपी या उसके ऊपर के ऑफिसर्स को ही, उसके नीचे के ऑफिसर्स को नहीं। तो हम लोगों ने आईटी एक्ट जब बनाया ना, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस एग्जिस्टिंग जो ऐसे रूल्स थे वहां से बोरो किए। तो ये सेम प्रोविजन सेक्शन 80 के अंदर, आईटी एक्ट सेक्शन 80 के अंदर जो हम लोगों ने बोरो किया, उसका रेफरेंस कहाँ से है, हम लोग के पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब आप कोई क्रिमिनल को ही विदाउट वारंट अरेस्ट करेंगे सो दैट वो भागे नहीं या अपने एविडेंसेस वाइप आउट ना करे। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है और वो एक्टिविटी को रोकने के लिए या वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करने के लिए आप डायरेक्टली उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लो बेस्ड ऑन एफआईआर। रिमेंबर एफआईआर इज नेसेसरी, विदाउट एफआईआर आप जाके कोई एक्शन नहीं ले सकते, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास। किसी ने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, आपको रात में सपना तो नहीं आ सकता है ना कि हाँ ये पर्सन ने क्राइम किया या ये करने वाला है। सो कोई एक पर्सन जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं करता तब तक आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये होगा। और उसके प्रोविजन कहाँ से लिया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके सेम पावर, उसका सेम जो पैटर्न है वो हम लोगों ने बोरो किया अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट। और उसमें भी आपको क्या लिखा गया है यहाँ पे, आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, डीएसपी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर, लेकिन वो भी तभी जब वो पब्लिक प्लेस पे हो। पब्लिक प्लेस मतलब जैसे सिनेमा हॉल्स है, मॉल है, या फिर कोई पब्लिक गार्डन है, ऐसा कोई प्लेसेस, होटल्स है। अब अगर वो प्राइवेट प्लेस पे है, जैसे अपने ऑफिस में है, अपने घर पे है, तो वो टाइम पे सेक्शन 80 के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। प्राइवेट प्लेस से उसको अरेस्ट करने के लिए आपको वापस वारंट लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, वेर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस बाय एन ऑफिसर अदर देन अ पुलिस ऑफिसर सच ऑफिसर शेल। अब देखो, जब भी अगर हम लोग लॉ टर्म में शेल वर्ड यूज करते हैं ना, शेल मतलब कंपल्शन होता है, याद रखो शेल का मतलब कंपल्शन होता है, कंपल्सरी आपके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रूल्स अप्लाई होंगे ही। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑफिसर शेल विदाउट अननेसेसरीली डिले टेक और सेंड अ पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, मतलब अगर डीएसपी या वो कोई ऑफिसर नहीं है, उसको छोड़ के कोई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने अगर उसको अरेस्ट किया है तो आपको इमीडिएटली, या फिर अगर सैटरडे संडे है तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट ऑफिस खुलेगा इमीडिएटली आपको उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। ये दिया है। तो इसके लिए आप देखो कि मूवी में या उसमें बताते हैं कि कभी कभी जो मैजिस्ट्रेट जब ऑफिस जब बंद रहता है ना, उनका छुट्टी रहता है ना, उस दिन जाके कोई क्रिमिनल को पकड़ता है, जिससे आपको 2 दिन का उसके साथ इन्वेस्टिगेशन का टाइम मिल जाए। बिकॉज एज पर द रूल आपको क्या बोला गया है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कोई है, वो अगर किसी को विदाउट वारंट अगर अरेस्ट करता है तो उसको इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सैटरडे संडे है, मैंने सैटरडे आफ्टरनून 4-5 बजे के बाद में अगर किसी को अरेस्ट किया है पब्लिक प्लेस से या,
और वो टाइम ये है जब मजिस्ट्रेट का ऑफिस बंद हो गया। अब वो संडे को बंद है, डायरेक्ट मंडे को मॉर्निंग में खुलेगा, तो तब तक मेरे पास ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि आप इमीडिएटली उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, बिकॉज मजिस्ट्रेट के सामने आप लेके कब जाओगे, जब उसका ऑफिस खुलेगा, मजिस्ट्रेट आएगा तब तो लेके जाओगे ना। अगर उसका ऑफिस ही बंद है तो आपको तब तक वेट ही करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब है आपको उतना टाइम मिल गया टू इन्वेस्टिगेट दैट क्रिमिनल। ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, वी हैव सम प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके अंदर क्या बोला है, शेल सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई सो फार एज मे बी इन रिलेशन टू एंट्री सर्च। कोई एक के घर में, मतलब ये जो पावर है ना, विदाउट वारंट आप किसी के घर में घुस सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्लेस को। ये सारे प्रोविजंस या पावर्स आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन 2 है उसी में से मिलता है। एंट्री, सर्च और अरेस्ट समवन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ही डिफाइंड है, उसी को हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंदर बोरो किया हुआ है। तो सेक्शन 80 इज अप्लाइड ओनली टू दोज ऑफेंसेस विच आर डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट। बराबर है, आईटी एक्ट के प्रोविजंस ही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होंगे। फिजिकल कुछ क्राइम हुआ है तो वो टाइम पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पिक्चर में आएगा, और उसके बेस के ऊपर फिजिकल क्राइम में हम लोग उसके प्रोविजंस के बेस के ऊपर किसी को अरेस्ट करेंगे। बराबर है, अगर आईटी मतलब साइबर क्राइम अगर हुआ है तो ही सेक्शन 80 पिक्चर में आएगा, वो यहाँ पे दिया है। और उसमें भी सर्टन टाइप के साइबर क्राइम्स, बराबर है, सारे साइबर क्राइम में सेक्शन 80 एक्टिवेट नहीं होगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही ये अप्लाई होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, इट इज नॉट अप्लाइड टू अ साइबर क्राइम विच आर अंडर अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल डेफेमेशन, डेफेमेशन मतलब मानहानि होता है वाया ईमेल, इज नो ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट, जहाँ पे सेक्शन 80 अप्लाई होगा। मतलब मानहानि, किसी का अगर इमेज को अगर हर्ट करते हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली जाके वो पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, वहां पे सेक्शन 80 अप्लाई नहीं होगा, वो एक नॉर्मल क्राइम है। हाँ, आपने ईमेल के थ्रू किसी को हरेस्ट किया या उसका पब्लिक इमेज बिगाड़ने का ट्राई किया, या आपने उसको आपने उसको सपोज धमकी देने का ट्राई किया। सो ये जो भी कुछ है ना, हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ क्राइम इज सीरियस और नॉन सीरियस, और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग अगर वो सेक्शन 80 के अंदर आता है जहाँ पे लिस्ट ऑफ क्राइम्स दिए हुए, क्योंकि अगर ऐसा टाइप का कुछ क्राइम हुआ वही वही टाइम पे सेक्शन 80 एक्टिवेट होगा, और वही टाइम पे आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। इसके बाहर अगर कोई क्राइम है तो वो सेक्शन 80 के अंदर नहीं आएगा, वो टाइम पे आपको एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के पास जाना है, वो एफआईआर उसके जो एविडेंस या कुछ प्रूफ है टेम्पररी वो बताना है। वो अगर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो फिर उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट आप इशू करके देगा। उसका घर अगर आपको सर्च करना है तो वो सर्च वारंट प्रोवाइड करेगा, वो लेके आप वहां पे जाओगे, उसका प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो, वो पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं ये वारंट्स के बाद में। और उसके बाद में भी आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी वापस आपको मजिस्ट्रेट के परमिशंस लगेंगे। और ये सब में अगर उसका लॉयर अगर बेल वारंट लेके आता है तो आपको वो उसको बेल पे वापस बाहर छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। सो सेक्शन 80 के अंदर जो क्राइम्स आते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है, जिसके अंदर बेल नहीं होता है एक बार अंदर गए तो। लाइक अगर फिजिकल क्राइम में अगर मैं बोलता हूँ कि डाउरी केस जो होता है ना, डाउरी केस में जो इन लॉज होते हैं इसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद जब तक वो केस कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बेल पे बाहर नहीं आ सकते। दैट्स वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो वेदर यू प्रूव्ड गिल्टी और यू आर नॉट गिल्टी, सो फाइनल डिसीजन जब होगा तभी आपको बाहर छोड़ा जाएगा, तब तक बेल पे भी आप बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो नॉन सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं। नॉन सीरियस मतलब क्रिमिनल क्राइम्स नहीं होते, नॉन सीरियस होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ये वो। तो आपने केस किया, किसी को अरेस्ट किया, वो बेल पे वापस बाहर आ सकता है, केस चलते रहेगा जितना टाइम चाहिए उतना टाइम। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर बेलेबल। तो जिसमें बेल नहीं हो सकता, जिसमें केस का डिसीजन आने तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, ऐसे क्राइम्स में सेक्शन 80 जो है वो एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए आप देखो कि हम लोगों ने सेक्शन 80 के पावर्स जो है ना वो डीएसपी या उसके ऊपर के ऑफिसर्स को ही दिए, हर किसी को नहीं दिए, सो दैट कोई उसको मिसयूज ना कर पाए।
सो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है. इट इज क्लियर इन सेक्शन 80 ऑफ द आईटी एक्ट दैट अक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ओनली फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस. अक्यूज कैन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग, मतलब अक्यूज्ड जो है, जैसे आप देखो कि अगर कोई टेररिस्ट है तो या तो उसने बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लानिंग किया है, वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है या कर रहा है, या फिर उसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है. सो या तो इज अबाउट टू कमिट, इज कमिटेड, या इज कमिटिंग दैट क्राइम. वो कर रहा है वो क्राइम और बीच में से आप पकड़ रहे, या उसने क्राइम कर लिया बाद में आप पकड़ रहे, या उसने प्लानिंग किया हुआ है, आपको पता चल गया कि वो क्राइम करने वाला है, उसके पहले आपने पकड़ लिया. ये तीनों केस में सेक्शन 80 का वो सेम आईटी एक्ट अप्लाई होगा. जैसे अगर मुझे पता चला कि गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट जो है वो कोई हैक करने वाला है, उसने प्लानिंग पूरा कर दिया है, तो वो करने के पहले या फिर वो अभी इमीडिएटली उसने प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट हैक किया, प्रेसिडेंट का किया, अब वो बाकी के मिनिस्टर्स जो है उसके अकाउंट हैक करने वाला है, वो प्रोसीजर चल रहा है और उसके उसके बीच में मैं जाके उसको पकड़ता हूँ, या फिर उसने किया था, ठीक है, बाद में हम लोग को पता चला, उसके बेसिस पे मैं पकड़ रहा हूँ. तो ये सारे प्रोविजंस ये वे में अप्लाई होंगे. सो यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ अ पर्सन इज अलीज दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, वो टाइम पे आप उसको पब्लिक प्लेस से पकड़ सकते हैं. देन उसने क्या किया, हैव कमिटेड, मतलब यहाँ पे तीन कंडीशन वही सेम दिया है कि आप कभी किसी को पकड़ सकते हैं, या तो उसने वो क्राइम कर दिया है, कर रहा है, या करने वाला है. ये तीन कंडीशन पे ही सेक्शन 80 जो है वो अप्लाई होगा, और वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फिजिकल क्राइम्स जो होते हैं ना, उसके अंदर हर किसी का जूरिसडिक्शन डिफाइंड रहता है कि कौन से पुलिस स्टेशन का, कौन से ऑफिसर्स का कितना एरिया रहेगा, वो स्पेसिफिक एरिया में उसके जूरिसडिक्शन में अगर वो क्राइम आता है तो ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं. साइबर क्राइम में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे जूरिसडिक्शन डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल. सो वो टाइम पे क्या होगा कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे जूरिसडिक्शन डिफाइंड नहीं रहता है आईटी ऑफिसर में. हाँ, साइबर क्राइम हुआ है, आपके पास आके वो कोई केस फाइल करता है, आप जाके वो पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे क्राइम किया, वो टाइम पे अगर वो बैंगलोर में था, अभी वो मुंबई में आया है, तो अभी आप जाके उसको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब क्राइम हुआ तब वो बैंगलोर में था, तो इसके लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जुरिस्डिक्शन डिफाइंड नहीं होता है. हाँ, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो अगर मुंबई में रहता है तो मुंबई का जो साइबर सेल है वहां पे जाके वो केस फाइल करेगा. ये वे में हो सकता है जिसके ऊपर क्राइम हुआ है वो. सो यहाँ पे वही दिया आपको, जोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ बॉर्डर्स आर इनरेलीवेंट फॉर साइबर क्राइम. ये रेलिवेंट किस में होता है, फिजिकल क्राइम्स में. टू कमिट अ साइबर क्रिमिनल डू नॉट कम फेस टू फेस, वो कहीं से भी ये सेम क्राइम कर सकते हैं. तो इसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ साइबर क्राइम, और इसके साथ अगर वो एविडेंस ढूंढना भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और इतने टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें ये क्राइम किया है वो सारे एविडेंस को वाइप आउट भी कर दे. तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को एफिशिएंट वे में एक्शन लेने की ज़रूरत रहती है, और उसके आगे आपको ऐसे स्मार्ट आईटी ऑफिसर्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी जिनको टेक्नोलॉजी का इन डिटेल नॉलेज हो, जिससे वो जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस में कहाँ पे एविडेंस मिल सकता है उसको ढूंढ पाए. उनको ऐसा टफ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है. ठीक है, सो ये हम लोग के मेन पॉइंट्स हैं. 1.3 जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम चालू करूँगा. आपको कुछ डाउट है तो पूछो अभी. एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? No doubt, sir. ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप आवर लेक्चर.